दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट तक सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो क्या आप आज इस बात को सच मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में एक आरआरटीएस का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके थ्रू दिल्ली, गाजियाबाद या गुड़गांव के लोग सिर्फ 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, क्या है ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट और इसका रूट मैप क्या होने वाला है। स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आयुष। तो आते हैं अपनी इस वीडियो में। दिल्ली से जेवर सिर्फ 60 मिनट में, न्यू आरआरटीएस प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट ऑन यीडा रियल एस्टेट। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे मोस्टली। पहला तो होने वाला है ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट क्या है। दूसरा होगा ये प्रॉपर्टी प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, उन सभी के प्राइसेस को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। तीसरा टॉपिक होने वाला है कि यीडा के कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। यानी अभी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली से जेवर 60 मिनट का चमत्कार। साथियों, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे चमत्कार लिखा हुआ है। चमत्कार इसलिए लिखा है क्योंकि आज अगर आप दिल्ली से जेवर जाते हैं तो उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, लेकिन ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट आने के बाद ये जो दूरी है सिर्फ 50 से 60 मिनट में तय हो सकेगी। इसके बाद में अब दिल्ली के लोग जो हैं वो नोएडा और जेवर में आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। अगर अभी आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं तो फिर जाकर के केवल 1 घंटा लगेगा। और जो आपके जेवर के लोग हैं वो दिल्ली या गुड़गांव में भी नौकरी कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में दोस्तों आज मैं एक जो आरआरटीएस का नया प्रोजेक्ट आया है, बेसिकली ये जो वीडियो है ये उसी के बारे में है, जो होने वाला है सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट तक, और ये नोएडा सिटी सेंटर होता हुआ जाएगा। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा। साथ में एक और जो प्रोजेक्ट है जो पहले ही उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसकी डीपीआर रेडी हो चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आरआरटीएस प्रोजेक्ट क्या है और ये मेट्रो से कैसे अलग है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मेट्रो जैसा ही प्रोजेक्ट होता है, दिखने में भी जो ट्रेन है वो मेट्रो की तरह ही होती है, लेकिन ये अलग क्यों है। तो उसमें कुछ जो डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, आरआरटीएस जो है वो एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल सिस्टम है जो कि लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और जहां मेट्रो हर 1 से 2 किलोमीटर पर रुकती है, वहीं आरआरटीएस का जो स्टेशन होता है वो हर 5 से 10 किलोमीटर पे होता है। अब साथियों, मैं यहाँ पे आपको कुछ अदर जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है एक बार उन पे भी मैं निगाह डाल लेते हैं, एक बार उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला तो है आपका दिल्ली से मेरठ, जो 82 किलोमीटर्स का है और ये अभी रेडी हो चुका है। इस पर ट्रेन चल रही है, लगभग 55 किलोमीटर्स तक ये रेडी हो चुका है। जो बाकी के कुछ स्टेशन रह गए हैं उन पर भी जल्दी फंक्शनल कर दिया जाएगा। सेकंड होने वाला है आपका सराय काले खां से बावल, जो बावल हरियाणा है, और ये 93 किलोमीटर का एक रूट होने वाला है। इसकी डीपीआर रेडी है, अप्रूव है। अभी जो प्रोजेक्ट है उसके फंडिंग के लिए बात चल रही है और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तीसरा प्रोजेक्ट है सराय काले खां से पानीपत तक। इसकी भी डीपीआर रेडी है, ये भी अप्रूव्ड हो चुका है गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स के थ्रू। चौथा जो है वो है इफ्को चौक से सूरजपुर, जिसकी डीपीआर रेडी है। 61 किलोमीटर्स का ये रूट होने वाला है। आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो स्टार्ट होने वाला है आपका दिसंबर 2026 से, और ये प्रोजेक्ट लगभग 4 से 4.5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2029 के लास्ट में या 2030 तक आपको ये प्रोजेक्ट हो सकता है फंक्शनल ऑपरेशनल होता हुआ दिख जाए। इसके बाद में दोस्तों हम जो बात करेंगे वो है पांचवा जो प्रोजेक्ट है सराय काले खां जेवर एयरपोर्ट बाई नोएडा सिटी सेंटर। जो मेन है वो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये अप्रूव दोनों हो चुके हैं और ये दिल्ली और हरियाणा के बारे में, तो आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल और केवल एक 4 नंबर इफ्को चौक सूरजपुर और सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं सराय काले खां से लेकर के जेवर एयरपोर्ट तक का रूट, ये एक्चुअली एक रीराइट रूट है। जो पहले गाजियाबाद से जेवर के लिए जो रूट जा रहा था उसी को रिप्लेस करके इस रूट को दिया गया है। आगे हम वो भी जानेंगे कि गाजियाबाद वाला जो रूट था उसको कैंसिल क्यों किया गया था।
दोस्तों इफ्को चौक से सूरजपुर 61 किलोमीटर जिसकी डीपीआर रेडी हो चुकी है, ये वाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इसकी अगर टाइमलाइन पे नज़र मारते हैं तो इस कॉरिडोर की डीपीआर एनसीईआरटी द्वारा फाइनल कर दी गई है। जो टोटल लेंथ होने वाली है वो है 61 किलोमीटर और इफ्को चौक से ये शुरू होकर के जो कि गुरुग्राम में आता है, सूरजपुर जो कि ग्रेटर नोएडा में, वहाँ तक जाएगा। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ है। अगर मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ इसकी कौन कौन से स्टेशन होंगे, तो इसमें टोटल होने वाले 61 किलोमीटर के अंदर केवल 6 स्टेशन, यानी अगर हम एक एवरेज लगाते हैं तो 10 किलोमीटर के अंतराल पे एक एक स्टेशन है, जिसमें आपका पहला स्टेशन होगा इफ्को चौक, दूसरा होगा सेक्टर 54, उसके बाद में फिर होगा आपका फरीदाबाद का बाटा चौक, फिर सेक्टर 85 एंड 86, देन ये आएगा नोएडा में सेक्टर 142, फिर ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर। अब सूरजपुर को दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो सूरजपुर है ये आने वाले 1-2 प्रोजेक्ट्स जो और आरआरटीएस के आएंगे उनमें भी आप इसका नाम सुनेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये आरआरटीएस का जंक्शन बनाया जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की, तो जेवर जो एयरपोर्ट है वो लगभग सूरजपुर से बाई रोड, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी और फैसिलिटी नहीं है, आप रोड के थ्रू ही जा सकते हैं, तो वो लगभग 49 किलोमीटर का है। लेकिन इसके लिए भी आगे एक आरआरटीएस का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है इफ्को चौक सूरजपुर वाला, इसका कंस्ट्रक्शन आपका 2026 के एंड से शुरू होने की संभावना है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2029 या 30 तक रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं जो गाजियाबाद और जेवर के लिए जो बनाया जा रहा था आरआरटीएस प्रोजेक्ट, जिसको कैंसिल कर दिया गया था, उसके लिए रिप्लेसमेंट में ये वाला रूट अब फाइनल किया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गाजियाबाद वाला जो रूट है वो कैंसिल क्यों किया गया, लेकिन उससे पहले एक बार नए रूट पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये सराय काले कहाँ से स्टार्ट होगा, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा फेज 2 होता हुआ सीधा आएगा सूरजपुर ग्रेटर नोएडा। आगे इसी कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा नॉलेज पार्क 3 से, परी चौक, इकोटेक्स 6, दनकौर, यीडा सेक्टर 18 और फिर ये फिल्म सिटी यीडा सेक्टर 21 होते हुए सीधा कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट को। इस रोड के लिए अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो एनसीईआरटी को बोल दिया है कि ये वाला रूट है, इस पर आप डीपीआर रेडी कर लीजिए, कैसे कैसे लैंड एक्विजिशन करनी है, कहाँ कहाँ पे स्टेशन बनाना है, और फिर इसको जब डीपीआर रेडी हो जाएगी तो आगे इसको जो है अप्रूवल मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। यानी सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट के लिए एक बिल्कुल नया हाई स्पीड आरआरटीएस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद रूट पर ऑब्जेक्शन क्यों उठा था। तो जो मीटिंग हुई थी ना ऑफिशियल्स की, जिसमें तो उसमें एक ये पॉइंट उठाया गया था कि गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर्स की जो संख्या है वो फ्यूचर में कंपैरेटिवली कम रहने वाली है। ऑफिशियल्स के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैक्सिमम यूजर्स जो दिल्ली से ट्रैवल करेंगे, ना कि गाजियाबाद से। इसी वजह से ये साफ कहा गया था कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दिल्ली के मेजर ट्रांसपोर्ट हब से होनी चाहिए। नो डायरेक्ट कनेक्शन विद दिल्ली। ऑफिशियल्स को जो थी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट का जो कॉरिडोर का रूट था वो दिल्ली से एक्चुअली कहीं भी कनेक्ट ही नहीं कर रहा था, और जो ज़्यादातर लोग होंगे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे वो होंगे ज़्यादातर दिल्ली से, ना कि गाजियाबाद से। ऑफिशियल्स ने साफ तौर पर कहा था कि मौजूदा आरआरटीएस डीपीआर जो गाजियाबाद वाली थी उसमें दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। असल में इस डीपीआर में एनएमआरसी की एक्वा लाइन को ही एक्सटेंड करके मेट्रो और आरआरटीएस दोनों के लिए यूज़ करने की प्लानिंग की गई थी। ऑफिशियल्स ने इस मॉडल को रिस्की अप्रोच बताया क्योंकि मेट्रो और आरआरटीएस का ऑपरेशनल पैटर्न और पैसेंजर लोड दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक्चुअली किया क्या गया था, जो पुरानी गाजियाबाद आरआरटीएस वाली जो डीपीआर थी उसमें ऐसा था कि एक 70 किलोमीटर्स का रूट बनाया गया था जिसमें लगभग 22 स्टेशन थे। अब एक 70 किलोमीटर के रूट में 22 स्टेशन का होना एक मेट्रो की तरह वर्क करना दिखा रहा था, ना कि एक आरआरटीएस प्रोजेक्ट की तरह, क्योंकि आरआरटीएस जो है उसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर किया जा सके, जबकि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है मेट्रो लाइन को कि आप एक लोकल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी दे सकें। जैसे कि अल्फा 1 और परी चौक लगभग 2 किलोमीटर का अंतर है, 2 किलोमीटर में आपको 2 स्टेशन देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेशन डेल्टा 1 आता है जो लगभग फिर से 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद ही आ जाता है। तो एक मेट्रो का जो एक ऑपरेशन का तरीका होता है वो अलग होता है,
और जो RRTS है उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ऑफिशियल्स ने इस मॉडल को रिस्की अप्रोच बताया क्योंकि मेट्रो और RRTS का ऑपरेशनल पैटर्न और पैसेंजर लोड दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोस्तों, अगर मैं मैप के थ्रू आपको इस प्रोजेक्ट का, ये जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, अगर इसके रूट के बारे में बताना चाहता हूँ, तो इसकी DPR रेडी नहीं हुई है, तो कोई ऑफिशियल मैप तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 6 स्टेशन आने वाले हैं इफ्को चौक से और सूरजपुर के लिए जो RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें, और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आता है सराय काले खां, और ये लाइन है आपकी सराय काले खां और बावल के लिए। ये इफ्को चौक होते हुए डायरेक्ट आगे निकल जाता है बावल हरियाणा के लिए। अगर हम बात करते हैं सराय काले खां से, ये रूट होता हुआ सीधा सूरजपुर आएगा, नोएडा सिटी सेंटर होता हुआ, और आगे यही रोड जाने के बाद में कनेक्ट करेगा आपका एयरपोर्ट को। यहाँ पे आप मान सकते हैं परी चौक, सेक्टर 18, सेक्टर 21 होता हुआ एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि सूरजपुर का नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आने वाले समय में एक ट्रांसपोर्ट हब की तरह काम करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इफ्को चौक से जो रूट आ रहा है वो भी आपका सूरजपुर पे आके कनेक्ट होता है, और जो सराय काले खां से रूट आएगा वो भी सूरजपुर पे आके कनेक्ट होगा। तो जो सूरजपुर है वो एक जंक्शन की तरह काम करेगा। इसके बाद ही जो रूट बनाया जाएगा जो आगे एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देगा। इसी कनेक्टिविटी के बाद में जो भी लोग आपकी ग्रेटर नोएडा रहते हैं वो इजीली दिल्ली को भी कनेक्ट कर पाएंगे। और जब ये बावल वाला रूट बन जाएगा तो जो IGI एयरपोर्ट है, यानी ग्रेटर नोएडा से कोई अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहता है दिल्ली का, तो वहाँ पे भी जल्दी पहुँच सकेगा। या फिर अगर किसी को गुड़गांव या दिल्ली से आना है आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो भी बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। यही रीज़न था जो ऑफिशियल्स ने बताया था कि आप गाज़ियाबाद को ना कनेक्ट करके सराय काले खां यानी दिल्ली की कनेक्टिविटी दीजिए जेवर एयरपोर्ट के साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, और मेरा भी ऐसा पर्सनली मानना है कि जब ये पूरी तरह से कॉरिडोर बन जाएगा तो एक तरीके से ये जो है दिल्ली को, गुड़गांव को, फरीदाबाद को, नोएडा को और ग्रेटर नोएडा को और यमुना यानी जेवर को, इन सभी को एक लूप की तरह ज्वाइन कर देगा, यानी कि ये इकोनॉमी का एक मेजर हब की तरह काम करेगा। बैकअप ऑप्शन न्यू अशोक नगर। अब ये न्यू अशोक नगर का नाम इसलिए आया क्योंकि ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि अगर सराय काले खां एरिया में लैंड एक्विजिशन इश्यूज या हैवी कंजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसे में न्यू अशोक नगर को सेकंड ऑप्शन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। न्यू अशोक नगर दिल्ली के अंदर RRTS का नेक्स्ट मेजर स्टेशन है, और वहां से भी जेवर एयरपोर्ट के लिए कॉरिडोर निकाला जा सकता है। फाइनल DPR में इन दोनों ही ऑप्शन पर डिटेल्ड स्टडी की जाएगी। जो फाइनल DPR बनाई जाने वाली है उसमें या तो सराय काले खां को रखा जाएगा, वैसे प्रायोरिटी जो है वो सराय काले खां ही रहने वाली है, लेकिन कई केसेस में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पे, तो हो सकता है लैंड वहाँ पे ना मिले या फिर जो अंडरग्राउंड है वो टनल बनाने में इश्यूज आए। तो ऐसे में जो न्यू अशोक नगर है RRTS का नेक्स्ट जो स्टेशन है वहाँ से फिर इस लाइन को कनेक्ट किया जाएगा। तो इन दोनों ही ऑप्शंस पे जो है वो देखा जाएगा कि कहाँ से हम बना सकते हैं, इस पर डिटेल्ड स्टडी की जाएगी। मिनिस्ट्री का डायरेक्ट ऑर्डर है कि इसी कंक्लूजन के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने NCRTC को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि मौजूदा DPR को दोबारा रिवाइज किया जाए। सराय काले खां दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट RRTS कनेक्टिविटी निकाली जाए। अब आगे का पूरा जो काम है वो NCRT इसी नई DPR के बेसिस पे करेगा, और इसी नई DPR के बेसिस पे हमने आपको ये रूट बताया था कि हो सकता है ये रूट फाइनल हो जाए। हालांकि अभी इसकी DPR जो है वो रेडी नहीं हुई है, वो अभी NCRTC रेडी कर रहा है, क्योंकि कहाँ पे लैंड मिलेगी कहाँ पे नहीं मिलेगी, हो सकता है ये सराय काले खां की जगह न्यू अशोक नगर हो जाए, इसलिए। फाइनल कंक्लूजन, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिल्ली से डायरेक्ट RRTS कनेक्शन होकर ही रहेगा। अब सिर्फ सवाल यह है कि रूट सराय काले खां से होगा या न्यू अशोक नगर से, लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का इंटेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और क्लियर है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि आपको जो कनेक्टिविटी है जेवर एयरपोर्ट के लिए RRTS प्रोजेक्ट के थ्रू वो आपको दिल्ली से ही देनी है। अब सराय काले खां से देनी है या न्यू अशोक नगर से, ये अब DPR में फाइनल हो जाएगा, NCRTC देखेगी इस चीज़ को।
अब दोस्तों एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं पॉड टैक्सी पे भी। हालांकि ये जो टॉपिक है अब पुराना हो गया क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये कैंसिल हो गया, लेकिन इसको पूरी तरह से कैंसिल बोल देना अभी मुझे नहीं लगता जल्द ठीक होगा, क्योंकि यीडा का जो 641 करोड़ का पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट था वो ग्लोबल बिडर्स ना मिलने के कारण शेल्व कर दिया गया है। अब अथॉरिटी का साफ फैसला है कि छोटे प्रोजेक्ट्स की बजाय एक ही हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS पर पूरा फोकस किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये जो डिसीजन है ये पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जा रहा है। जो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है वो लिखा तो यहाँ पर कैंसिल है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपको 10 साल के बाद 5 साल के बाद में ये प्रोजेक्ट दोबारा से देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो है ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांजिट सिस्टम जो बनाया जा रहा है उसका जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूरा जो फोकस है केवल और केवल RRTS पर रखना चाहती हैं अभी के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की, जो मैंने बताया था कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स होने वाले हैं जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सेक्टर होने वाले हैं दोस्तों यीडा का सेक्टर 18। ये एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जहाँ से RRTS का जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइन जाएगी। एक स्टेशन सेक्टर 18 में भी होगा और जो दूसरा स्टेशन है वो सेक्टर 20 में होगा। तो ये दोनों ही सेक्टर फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के आएंगे रियल इस्टेट के नज़रिए से। अगर आप यहाँ पे अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो फ्यूचर में RRTS प्रोजेक्ट आने के बाद में भी और एयरपोर्ट आने के बाद में भी जो है यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है कि RRTS स्टेशन या किसी भी मेट्रो स्टेशन के आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें आमतौर पर 20 से 30% प्रीमियम ग्रोथ जो है वो देखी जाती है। साथ ही इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स और वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी तेज़ी से डेवलप हो ही रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों सेक्टर होने वाले। तीसरा सेक्टर होगा यीडा सेक्टर 21 फिल्म सिटी। यहाँ पे तो फिल्म सिटी है तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेटर है क्यों नहीं है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशनल और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। और जो ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में। धन्यवाद।